हेलो दोस्तों, तो मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल में। वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा और आगे ले सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना। वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज का। तो आज हम लोग को देखने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में देखने वाले हैं? फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, ये क्वेश्चन है जिसपे मतलब ये पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये देखते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या होता है भैया? दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, बिल्कुल सही। या फ्रिक्शन को ऐसे भी कई बार कहते हैं कि रगड़न, मतलब कितना ज़्यादा रफनेस है उस सरफेस की, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रफनेस होगी दोनों सरफेसेस के बीच में उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, जैसे मैं ये कह दूँ, जैसे आप क्या करें, फ्लोर है आपके पास, ठीक, आप उस पर ऑयल डाल दें, ठीक है ना, तो रफनेस कम हो जाती है। ठीक, अब उस पर अगर आप चलते हो तो आप क्या होते हैं, फिसल जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भैया कम हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आपके चलने में भी फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा रफनेस होगी उतना ही ज़्यादा आपका फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे काम करेगा। तो ये आप ये भी कह सकते हो कि ये दो सरफेसेस के बीच का क्या है, फोर्स है, एक इंटर एटॉमिक फोर्स है जो कि काम करता है दो सरफेसेस के रफनेस के कारण। ठीक, बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। तो आप नाम से भी जान गए होंगे, स्टैटिक का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर लगेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ठीक, तो देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन में ये दो टाइप के, पहला टाइप है आपका स्टैटिक, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हमारा जैसे दो सरफेसेस हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा आपका है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब कि अगर दो सरफेसेस जो हमारे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन है, तब हमारा वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, या काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, इसकी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये एडजस्टेबल होता है फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो दी जाती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू दी जाती है वो लिखी जाती है एफ ऑफ एस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। एन तो आप जान ही रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। जैसे कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे रखी गई है, ठीक, ये कोई हमारा सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी गई, इसका मास m है, तो इस m पे इस सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगेगा, वही n है ये। ठीक, बिल्कुल सही। और म्यू एस हमारा क्या है, वो सरफेस के बीच का, ये म्यू एस मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दिया रहता है आपको। मतलब ये इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट किया जाता है डायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट वगैरह को लगा के, ठीक है ना। तो सब सरफेस के बीच का मतलब इसमें कितना म्यू एस लगेगा, ये सब डिफाइंड है पहले से ही, ठीक है ना। वो दिया भी रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसको आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, बिल्कुल सही। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, वो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन लिखा जाता है, ठीक है ना। बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन ये सीधे लिख देते हैं कि एफ ऑफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन ये क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। ठीक, जैसे कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है हमारे पास, इसका मास है 10 kg, ठीक है ना। 10 kg का एक ब्लॉक है, इस पे हम 5 या 50 न्यूटन से इधर फोर्स एक लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बता दो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आपको बताना है। क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पहले हमें सबसे पहले, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, पहले हमें ये देखना है कि ब्लॉक क्या ये फोर्स लगाने से मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक इस फोर्स को लगाने से मूव कर गया तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी पहले हमें ये देखना है क्या इस फोर्स को लगाने से ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है ना। तब हम ये डिसाइड करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। मान लीजिए म्यू आपको दिया गया है, ठीक है ना, म्यू एस और म्यू के दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टैटिक वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा मैक्सिमम कितना लग सकता है,
ठीक है, इस ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लग सकता है इस ब्लॉक पे। ठीक, तो ये देख लेते हैं। तो ये रफनेस है, म्यू आपको मान लीजिए कुछ दिया गया, म्यू इक्वल टू दे दिया गया 1 या 0.5, ठीक है ना, या नहीं 0.5 मत लो, ठीक है 0.8 कह देते हैं, ठीक है 0.8। जी हमें पता है 10 हम लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एम जी नीचे, ठीक, एन ऊपर, एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ठीक, एन इक्वल टू अगर एम जी रख देंगे तो एम कितना है 10, जी कितना है हमने 10 लिया है, और उसको म्यू से अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 80। मतलब कि एफ ऑफ एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो लग सकता है वो लेस देन और इक्वल टू 80 न्यूटन तक। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 80 न्यूटन तक ये फोर्स संभाल लेगा ये ब्लॉक। मतलब कि 80 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप क्या, अगर आप 15 न्यूटन फोर्स दे रहे हो ना तो 15 न्यूटन वापस कर देगा। मतलब कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है ना, ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना, ज़्यादा नहीं दे पाएगा ना। क्यों नहीं दे पाएगा भैया, 15 न्यूटन लगा रहे हो 80 न्यूटन वापस कर रहे हैं, मतलब ये तो मूव कर जाना चाहिए ना, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एडजस्टिंग फोर्स है, यहाँ पे लिखा है ना एफ एस इज लेस देन और इक्वल्स टू 80 न्यूटन, मतलब 80 न्यूटन तक ये अपना झेलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर लगा दोगे देन ये मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर इसका कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन और इक्वल्स टू 80 न्यूटन, मतलब 80 न्यूटन तक ये झेल पाएगा। उसके बाद ये भैया कहेगा ठीक है अब मैं चल सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 50 न्यूटन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन ये वापस कर देगा। 60 लगाओगे 60 न्यूटन वापस कर देगा, 70 लगाओगे 70 न्यूटन वापस कर देगा, बैलेंस कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे ही 80 से ज़्यादा लगाते हो तुरंत ये क्या करेगा, कहेगा भैया बस मेरा हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता, अब मैं मूव करूँगा। जैसे मूव किया वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ना एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, देख रहे हो कि नहीं, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना उसी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एडजस्टेबल होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इसका एग्जांपल और भी देख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए कि कोई कार है। ठीक है, अब कार क्या कर रही है, जैसे कुछ लोग हैं स्टंट दिखाते हैं, जैसे मोड़ है उस पर से ले जाएंगे और फिर वहाँ पे ऐसे रुकती है कार, देखा होगा आपने, ऐसे गए और वहाँ पे थोड़ा सा रुकी फिर ऐसे कार इधर को आती है। जैसे एक एब्रप्ट ऐसे चेंज है या एब्रप्ट ऐसे मोड़ है, तो अब क्या करते हैं, कार ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा रुकेगी, ऐसे घर से भागेगी, ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या होता है ना, वहाँ पे जहाँ वो स्टैटिक हुई, जहाँ पे रुकी हो वहाँ पे ना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक है ना, अगर आप इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी नहीं रखोगे ना तो आप पार कर जाओगे। ठीक है ना, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपको संभाल नहीं पाया। समझ पा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो रहा है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है तब तक तो आपकी गाड़ी खड़ी हुई और चले गए आप। लेकिन जैसे ही आपका ओवरकम कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप धड़ाक से बाहर निकल जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता, आपने देखा होगा जैसे जो रेस वगैरह होती है, मतलब रेस करते हैं ना गाड़ियों से, 4 व्हीलर वगैरह से, तो क्या करते हैं उसमें ऐसे से रेस होती है तो कुछ लोग ऐसे मुड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे निकल जाते हैं सीधे। ठीक है ना, तो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है कि कितने वेलोसिटी से आपको लेके जाना है, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो वो क्या है ना, वो इसी से डिसाइड होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। कैसे होता है एक बार बताता हूँ, देखिएगा, करेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए हाँ, टॉप व्यू मतलब कि ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, उसका व्यू मैं अभी बताने चल रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है इसीलिए बता देता हूँ। देखिए कि और काइनेटिक फ्रिक्शन तो सीधे सीधे है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो आप अगर रफनेस है तो सरफेस के बीच में तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन सीधे लगा सकते हो। तो देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल, ये टॉप व्यू है, ऐसा हमारा कोई ट्रैक है। ठीक है ना, ये ऊपर से देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारी कार आ गई। ठीक है ना, ये कार है, अपनी कार का वो टॉप व्यू है। ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वी नॉट कह सकते हो या वी कुछ भी लिख सकते हो, वी कह दो। ठीक है, ठीक, नीचे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे यहाँ पे आएगी तो रुकेगी या रुकेगी नहीं, दो ही केसेस हैं, रुक भी सकता है नहीं भी रुक सकता है।
ठीक है, ये हमारा सेंटर है जिस पे घुमा है, उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये आप कह सकते हो सेंटर है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कुलर ट्रैक बना है ना, तो उसका सेंटर है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ आर, बिल्कुल सही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करवाऊँ तो ये बॉडी तब तक यहाँ पे स्टेबल रहेगी, यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है, क्यों रुकती है, क्यों, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देता है, बैलेंस किया रहता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लिखते हैं एफ एस इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अभी इस टाइम के लिए जस्ट इंस्टेंटेनियस इस टाइम के लिए रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है ना, जो आपका टायर है और जो सरफेस है उसके बीच में तो कुछ नहीं हो रहा है रिलेटिव मोशन, इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एफ एस इक्वल टू लिखो, एफ एस इक्वल टू लिखो कितना हो जाएगा, हाँ, म्यू इंटू एन, म्यू एस यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो म्यू एस, एन की जगह एम जी, ठीक है ना, एन एम जी, जितना इसका मास होगा, और जी, बिल्कुल सही, वैसे एम जी हो गया। और यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स एफ सी लग रहा है वो कितना है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये तो है भैया, बिल्कुल सही। अब ये इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए एफ एस इक्वल्स टू मैक्सिमम जो फोर्स एफ एस लगा सकता है वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लगा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक। तो मतलब कि लेस देन और इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप ये भी लिख दो कि एफ एस इक्वल्स टू मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ एस की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो म्यू एस एम जी दिस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और यहाँ पे एम से एम अगर कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा वी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी, ठीक है। वेलोसिटी आपकी इतनी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम होगी चलेगा, ठीक है ना, इससे कम अगर हुआ तो चलेगा, अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी लेके गए भैया और मुड़े तो फिर गायब, ठीक है ना, फिर वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी रहती है ना उनमें घूमोगे, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो ना, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी आप इतनी दे सकते हो, किसके, फ्रिक्शन फोर्स हमने मैक्सिमम लगा दिया, ये देखो मैक्सिमम म्यू एस एम जी लिख दिया, ठीक है ना। तो इतने तक तो ये झेल पाएगा, जैसे ही आप इससे ज़्यादा ले गए तो कहेगा भैया ठीक है अब मुझसे ना झेला जाएगा, अब जाओ तुम, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मुड़े और धड़ाक से आगे निकल गए, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे कम चलेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी राइडर की वो लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस आर जी होनी चाहिए, अगर उसको सेफली बेंड करना है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये तो समझ में आया होगा। तो ऐसे आप देखिए दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट या दो कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब सर्फेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहाँ पे आप काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे, ठीक। अब देखिए एट मोस्ट केसेस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो आपका स्टैटिक ही होता है, जैसे रोटेशन में भी जो रोटेशन हो रहा है ना उसमें भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्यों, क्योंकि उसका जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो रेस्ट पे रहता है। कैसे रहता है ये भी बता देता हूँ, देखिए जैसे रोटेशन हो रहा है, ये हमारी कोई बॉल है या प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक। प्योर रोटेशन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर मोशन, यहाँ पे लिख दो प्योर रोटेशन इक्वल्स टू ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो, ठीक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो जैसे रोटेशन हमारा हो रहा है, ठीक, तो मैं इसको जैसे कोई रोटेशन यहाँ पे इस बॉडी का हो रहा है तो इसको ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर मोशन में हम लोग बांट सकते हैं। तो अगर ट्रांसलेशन हो रहा है मतलब कि हर एक पॉइंट हमारा सेम वेलोसिटी से चलेगा, ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ वी सी, ठीक है ना, वी सी, ठीक। और अगर ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, सॉरी इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा भैया, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ v इक्वल्स टू
ओमेगा से इंटू आर, ठीक है ना, ऐसा ही तो होगा, इसके रेडियस आर अगर है, ठीक, यहाँ भी ओमेगा से इंटू आर ऐसा होगा, और ये हमारा बी सी होगा, और इसकी वैल्यू भी होगी भैया ओमेगा से इंटू आर, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। अब देखिए ये पॉइंट इधर जा रहा है और ये पॉइंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं दोनों मिला दूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा, इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या है, क्या है, इक्वल है, मतलब कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों कैंसिल, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो जीरो आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो आ गई, ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे है। अगर लोएस्ट पॉइंट हमारा रेस्ट पे है देन हम लोग सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। समझ गए ना? ठीक है, ठीक, तो ये मैंने बताया भी है आपको रोटेशन वाले चैप्टर में, क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया फ्रिक्शन के बारे में, फील आने लगी। और इसके क्वेश्चन अगर और आपको प्रैक्टिस करने तो आप एस.सी. वर्मा सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक दिया गया है जो कि अभी रेस्ट पे है, थीटा एंगल दिया गया है, रफ सरफेस है, ठीक है, और उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दिया गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। और कहा गया है 3 केसेस दिए गए हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन tan थीटा इक्वल टू म्यू हो तब क्या होगा, tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू हो तब क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो तब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा कि tan थीटा और म्यू में रिलेशन क्या है, ठीक है ना, पहले तो यही निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये देख लेते हैं। देखिए अब ये देखिए ये ब्लॉक जो है, ये हमारा जो मोशन का यहाँ पे जो कोई केस बन रहा है वो 1D का है कि 2D का है, 2D का है, ठीक है ना, एक ऐसा ऐसा एक ऐसा ऐसा, ठीक, या हम एक ऐसा कर सकते हैं या एक ऐसा 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 कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए इस मास पे इस सरफेस के द्वारा n नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, बिल्कुल सही है। और ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। क्यों थीटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा फिर ना, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना कैसे थीटा लिखा, बिल्कुल सही, आप समझ लेगा यार, आप लोग समझदार हो, बस समझदारी दिखाते नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया, mg cos थीटा, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। और बताओ और कोई फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और, ठीक है ना, ये भी इस क्वेश्चन की कंडीशन थी, मैंने लिखा नहीं वो भूल गया। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स और नहीं लग रहा है, जितने फोर्स थे हमने दिखा दिए, ठीक है, और उसको कंपोनेंट वाइज स्प्लिट भी कर दिया, और इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, Fs, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अब लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा दिस इक्वल्स टू Fs, बैलेंस है, रेस्ट पे है तो बैलेंस, ठीक है, और mg cos थीटा दिस इक्वल्स टू n, ठीक, और Fs अगर मैं लिखना चाहूँ तो Fs में लिखता हूँ म्यू, ठीक है, रफनेस या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू mg, ठीक है, और mg की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक, n की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू mg, ठीक है ना, म्यू इंटू n हमारा क्या है, देखो यहाँ पे n लिख देते हैं सीधे, क्यों, क्योंकि अभी आप डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू n, ठीक। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करो क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा दिस इक्वल्स टू म्यू। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स पे, ठीक है, Fs हमारा लेस देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है n के, म्यू n के, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे भी अनइक्वलिटी इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, कैसे, tan थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 केसेस लग रहे हैं, और एक केस और है कि tan थीटा अगर ग्रेटर देन म्यू हो जाए तब क्या होगा, ठीक। अब देखिए अगर tan थीटा इक्वल्स टू म्यू है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू है, ठीक, तो मतलब कि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपनी दे दे रहा है, मतलब कि इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी होगी नीचे आने की, मतलब ये जस्ट शुरू करेगा नीचे आना, या ऐसा कर सकते हो कि रुका रहेगा, थोड़ा सा भी अगर थीटा और वेरी किया 0.1% भी, ठीक, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक, मतलब कि इसके पास टेंडेंसी होगी नीचे आने की, ठीक है ना, मतलब ऐसे कह सकते हो जैसे
जैसे आप ये कह सकते हो कि आप ऐसा कह सकते हो कि एक कंडीशन है कि जैसे आपने दो बांध, कोई मतलब पानी है, उसको आपने दोनों तरफ से रोक के रखा है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे वो बांध और वो पानी जो लास्ट मतलब पानी का जो एलिमेंट है वो जहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि वो भी बांध में ही है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मतलब उन दोनों के बीच की स्टेट है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच की स्टेट है, मतलब ग्रेटर देन म्यू और लेस देन म्यू के बीच के स्टेट है इक्वल्स टू म्यू। इक्वल्स टू म्यू को मतलब ये है कि हाँ ये रुका तो रहेगा लेकिन गिर भी सकता है थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ, ठीक है ना। तो मतलब टेंडेंसी होगी इसकी नीचे आने की, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसकी tan थीटा इक्वल्स टू अगर म्यू हुआ तो ब्लॉक हमारा नीचे आ सकता है, उसके पास टेंडेंसी है आने की नीचे, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल्स टू म्यू है, अगर लेस देन इक्वल्स टू म्यू है मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स अभी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि mg साइन थीटा से सर्वाइव कर लेगा वो, और हमारा जो ब्लॉक है अगर हमारा tan थीटा लेस देन इक्वल्स टू म्यू है, लेस देन म्यू है हमारा tan थीटा, देन हमारा ब्लॉक स्टैटिक रहेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हुआ, ग्रेटर देन अगर म्यू हो गया तो मतलब कि ये वाली फ्रिक्शन फोर्स का भैया अब मुझसे नहीं झेला जाएगा, अब वो ब्लॉक नीचे आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये तीन केसेस आपको समझ में आया ना। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू मतलब कि उसके पास टेंडेंसी है नीचे आने की, लेकिन अभी वो रुका हुआ है, ठीक है। tan थीटा लेस देन म्यू, इसका मतलब ये हो गया कि वो रुका ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। tan थीटा जैसे ग्रेटर देन म्यू हुआ वो नीचे चला आया, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो इस केस को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से बोलना पड़ेगा, और इस केस को अलग से बोलना पड़ेगा। तो आप इसको कह सकते हो, इस केस में वो स्टैटिक रहेगा, वहीं पे रेस्ट पे रहेगा, और इस केस में वो नीचे चला आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं TIFR में। जिस साल मैंने 2018 में पेपर दिया था उस साल इसी से रिलेटेड, इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आप उसको जाके ट्राई करोगे, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं किसी न किसी वीडियो में उसकी चर्चा जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो ये था नेक्स्ट लेक्चर 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट सीरीज का, ठीक है। मैं इसमें चलता हूँ, धन्यवाद।